ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के इस एपिसोड में मैं पूजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के उप महापौर भगवान भालेराव के वार्ड में शिकायतों और समस्याओं का अंबार है। इस विषय में हमारे प्रतिनिधि कुणाल कपूर ने बातचीत की उप महापौर से। आइए आपको भी दिखाते हैं इस बातचीत की मुख्य अंश। शहर के शौचालय के बारे में बात करना चाहता हूँ। शहर के शौचालय में जो हालत है उसके लिए हमने हमारे कमिश्नर ने अभी भी बहुत कुछ निर्णय लिए हैं। अभी फ़िलहाल हमने एक सिंटेक्स का दरवाज़ों को एक निर्णय लिया है। अभी दरवाजे लाए जाएंगे और सब जो दरवाजे की समस्या है सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये दरवाज़ा ऐसा लाया जाएगा जो आपको मांगता तो दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप वही करो। और दरवाज़ा ऐसा है कि यूज निकालेगा आदमी तो कोई काम अपना जो भंगार वाला लेगा भी नहीं। ऐसा दरवाजे का हम लोग अभी डायरेक्ट दरवाजे मंगा रहे हैं एजेंसी से, और वो जो एरिया में लगाने का वो लगाने का काम करेंगे। रह गया मेरे प्रभाग के वो जो गरीब नगर शौचालय का इशू उठाए, वहाँ पे किसी लोगों को नगर सेवक बनने की बहुत इच्छाएं है, तो वो हिसाब से वो काम कर रहे हैं। 4 साल सो जाते हैं, लेकिन 5वां साल जब भी आता है तभी इलेक्शन के लिए हर आदमी को इच्छा प्रकट होती है, तो वो इच्छा का अनुसार वो काम कर रहे हैं। अगर प्रभाग में काम करना है तो पूरे प्रभाग का शौचालय का इशू उठाना चाहिए था। एक ही गरीब नगर का प्रश्न क्यों उठाया उसने इशू? तो आपने देखा होगा, जाने के लिए उधर से रास्ता था, उल्टा वो रास्ते के इधर ही उसने उसके घर का अनधिकृत बांधकाम किया है आगे ये करके। वहाँ के नागरिकों का कहना है कि घरों में शौचालय नहीं है। घर घर शौचालय की जो योजनाएं आई थी उन्होंने फॉर्म भरे थे, लेकिन जो है उसको कोई भी प्रतिक्रिया वहाँ पर आई नहीं। अधिकतर महिलाएं जो है उसी शौचालय का इस्तेमाल करती, घर पे शौचालय नहीं है। तो उस घर घर योजना को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया? आपने देखा होगा गरीब नगर में 3 शौचालय है अभी भी, और उसके बाजू में 4था शौचालय। गरीब नगर में 3 शौचालय है, दोनों शौचालय की अवस्था अच्छी है। और ये जो शौचालय है 2016-17 में मेरे निधि से बना हुआ था। वहाँ के जो कार्यकर्ता थे बामनकर, उन्होंने वो दलित बस्ती का शौचालय था वो बनाया था। लेकिन क्या होता है, हमारे झोपड़पट्टी इलाके में शौचालय के दरवाजे गायब होते हैं, क्योंकि वो एल्यूमिनियम के होते हैं। कुछ गर्दुले लोग, कुछ लोग ऐसे शौचालय के दरवाजे गायब करते हैं। वहाँ के स्थानिक लोगों का उसमें सपोर्ट रहता है, तभी ये सब कुछ होता है। लेकिन आपने देखा होगा 4 साल में शौचालय की समस्या आगे नहीं कभी आई, लेकिन अभी जैसा जैसा इलेक्शन नज़दीक आता है तभी स्थानिक शौचालय का इशू, स्थानिक गटर नाले का इशू ऐसा ही आता है आगे सामने। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। और शौचालय का अगर कुछ इशू होता, उन्होंने मेरे को लेटर दिया था, ठीक है, स्थानिक होने के नाते वो लेटर का हमने देखा है। लेकिन अभी जो शौचालय खराब है पहला उनको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद में थोड़ा बहुत। अभी ये शौचालय का उन्होंने बताया मेरे को दीवार गिर गई, अभी तक मेरे ख्याल से तो 2016-17 में शौचालय बनाए हो, तो दीवार आपने देखी है क्या? दीवार गिरी है क्या? और तस्वीरों में थी, हाँ, वीडियो सामने आया था उसका। आपने देखा है क्या? आपने जब ये न्यूज़ डाला है तो आपने देखना चाहिए वो सही में उधर की वीडियो है क्या दूसरी जगह की वीडियो है।
वो देखना चाहिए। और दूर है समस्या तो वो जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाएगी, उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत क्या है। भी कितने दिनों में बन के तैयार हो जाएगा वो, क्योंकि अगर इसी परिस्थिति में रहेगा तो वो गिर जाएगा और किसी की जान चले जाएगी सर। देखो वहाँ के स्थानिक कार्यकर्ता थे बामनकर, उन्होंने वो शौचालय बनाया था, एजेंसी भले किसकी हुई लेकिन उन्होंने बनाया था। तो वो अगर वो स्थानिक रहवासी वहाँ का है, अगर वो ख़राब करता था उसके पास जाके उनको बोलना चाहिए था उस टाइम पे मैंने उनको बोला था, यही ज्ञानेश्वर मरसाले को बोला था ज़रा ध्यान दीजिए, अगर एक ख़राब काम करता है तो उसकी तकरार कीजिए। तो ऐसा कुछ उस टाइम पे हुआ नहीं। और ये पर्सनल नगर सेवक बनने के हाव में ये सब किया जा रहा है और हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम गवर्नमेंट का काम है, महानगर पालिका का काम है। हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उसका टेंडर निकलेगा, प्रोसीजर से वो शौचालय बनेगा और किसी भी समस्या का, उनकी समस्या जो भी है उनका निराकरण होगा। खास करके उसके बाजू में जो शौचालय है, अभी फ़िलहाल उनको तकलीफ ज़्यादा है, वो शौचालय पे इस्तेमाल कर सकते। जब भी ये बनेगा 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद शौचालय अच्छा बना के दूंगा। और रिपेयरिंग ही है, नया शौचालय तो बनाना नहीं, नया शौचालय 16-17 में बना है वो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। आप इस समाचार के माध्यम से जान सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारत में शुरू हुई वृद्धों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको cowin.gov.in पर लॉगिन करना है। अगर आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप है उस पर भी आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इस वेबसाइट पर डालना है और OTP आने तक रुकना है। जैसे ही OTP आ जाए वह OTP डालकर आप लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपको वेबसाइट एक पेज पर ले जाएगी जहां आपको अपनी जानकारी पूछी जाएगी, जैसे कि सरकार मान्य ID प्रूफ, अपना नाम, अपना लिंग और जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ है उनके लिए एक नीचे अलग से ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एक लॉगिन पर आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपको आप कौन से शहर, राज्य, इलाके से हो वह पूछा जाएगा। उस इलाके के पास वाले वैक्सीन सेंटर की सूची आपको आ जाएगी, उसमें से एक सेंटर चुनिए। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग का एक पेज दिखेगा जिसे डाउनलोड करके वैक्सीन सेंटर पर कोई ID प्रूफ के साथ ले जाए। वैक्सीन के दूसरे डोज जो 28 दिन बाद लेना होता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको कंफर्मेशन मैसेज फोन पे भी आ जाएगा जिसे आप कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे दिखा सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के विषय में नगर सेवक टोनी शिरवानी का नाम बड़े ही आदर भाव के साथ लिया जाता है। इन दिनों शहर में बढ़ती हुई चोरी की और लूटने की घटना में सीसीटीवी कैमरे का अहम रोल देखते हुए हमारे प्रतिनिधि कुणाल कपूर ने बातचीत की टोनी शिरवानी से। आइए देखते हैं पूरी खबर। जिस प्रकार से जब चोरी की घटना घटती है या फिर कोई ऐसी अचानक से जो घटना होती है उसमें कभी भी जो है किसी मामले की जांच को लेकर सीसीटीवी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में शहर भर में जो है क्राइम होते रहे हैं और कई जगहों पर सीसीटीवी होनी चाहिए ऐसी अपील भी होती रही है, लेकिन कई जगहों पर की गई है तो कई जगहों पर नहीं की गई है। हमारे साथ नगर सेवक टोनी शिरवानी जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इन सब चीज़ों को देखकर किस तरीके से जो है अपने कार्य करते हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो है इसी प्रकार से सीसीटीवी लगाना उसकी पहल जो है शहर में करते रहे हैं। साईं किस तरीके से जो शुरुआत की थी और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ पे किया गया है और जो क्राइम होते हैं उसमें किस तरीके से जो है सीसीटीवी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए कुणाल जी, अभी जैसे सीसीटीवी एक मस्ट हो गया है, एक तीसरी आग जिसको बोलते हैं। सेंट्रल पुलिस चौकी के जो ऑफिसर थे मिस्टर पांड्रे और डीसीपी थे वसंत यादव जी, उन्होंने मुझे एक आइडिया दी थी 2015 में कि पूरे महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पर एवरी एंट्री एवरी एग्जिट पे सीसीटीवी लगे हुए हो और पुलिस को उसमें कोई सुराग मिल सके। तो हमने 2015 में 108 कैमरा लगाए थे, पूरे 3 नंबर OT, पैनल नंबर 22 था तभी। उसके बाद आज 6 साल के बाद हमने वो सब सीसीटीवी जो है पुरानी हो गई थी, मेंटेनेंस निकल रहे थे, हमने उनको अभी रिप्लेस करके 3 HD विज़न के हमने लगाए हैं और पूरी न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगाए हैं, जिससे न कि क्राइम फ्री होगा हमारा शहर, हमारा वार्ड, हमारे परिसर, बल्कि पुलिस को भी एक बहुत अच्छी एक सुविधा मिलती है कि जल्द से जल्द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, चेन स्नैचिंग हुए, ईव टीजिंग हुए
या और कोई भी हैं जिसके भी जो भी रहते हैं उनको सुविधा मिल सके और हमारा शहर क्राइम फ्री हो सके। शहर में अब भी देखने को मिलता है कि कई जगहों पर जो अपील की गई थी कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, लेकिन कारणवश जो नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि यदि आप एक अपने पैनल को इस तरीके से अगर ले सकते हैं अन्य जगहों पर भी, तो पूरे प्रशासन को इसके ऊपर किस तरीके से जोर देना चाहिए? देखिए, मैंने अभी देखता हूँ मैं कि 2-3 साल से एक नगर सेवकों में भी अच्छी बात है, एक होड़ लगी हुई है कि अपने परिसरों में 10, 20, 25 सीसीटीवी एक्चुअल जो स्पॉट रहते हैं क्राइम के, जैसे बाजी मार्केट हुए, स्कूल्स हुए, कॉलेजेस हुए, स्टेशन हुए, या कोई भी जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ पर चेन स्नैचिंग, ईव टीजिंग या कुछ भी इंसिडेंट होते रहते हैं, वहाँ पर मैं सबसे फिर से अपील करूँगा हमारे आमदार कुमार अलानी जी से भी, हमारे जो भी वरिष्ठ शहर के नेतागण हैं उनसे भी अपील करूँगा कि जल्द से जल्द, अभी कल्याण में, डोंबिवली में, बदलापुर में, इवन नेरल में भी हर सिटी में महानगर पालिका, नगर पालिकाओं ने अपनी ओर से सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध कराई है शहर के प्रति, शहर के हित में। प्रशासन, उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इस पर पहल करनी चाहिए। श्योर, 100% इनको भी करनी चाहिए। आने वाली महासभा में या आने वाली स्थायी समिति में मैं खुद एक प्रपोजल डालूंगा कि हम शहर में नालों, कचरों और रास्तों पे हम लोग जो खर्चे कर रहे हैं ये हर साल होता है, और ये जो खर्चा है ये शहर की सुरक्षा का सवाल है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हर साल की तरह इस साल भी बाबा मंगतराम साहब दरबार में मंगतराम साहब की 98वीं बरसी कार्यक्रम बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। पूज्य बाबा मंगतराम साहिब की जय। पूज्य बाबा मंगतराम साहिब जी वर्षी 58 वर्षी है। आज हम लोग कोरोना काल की वजह से ये वर्षी हमेशा धाम से मनाते हैं, मगर कोरोना काल की वजह से हम लोग अभी एकदम सादे नमूने से मना रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने खाली अभी इधर भंडारे का प्रोग्राम रखा है, और जो हमारे प्रोग्राम रहते हैं और बहुत संतों के वो सब हम लोगों ने ये सब रद्द किए, क्योंकि प्रवचन रहते हैं और भी झूलेलाल मंदिर वाले आते हैं, स्वामी शांति प्रकाश आश्रम से साईं जन आते हैं, वो लोग हम लोगों ने प्रोग्राम रद्द किए, क्योंकि ये महामारी जो हम लोगों को सरकार ने गाइडलाइन दी है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम लोग दोना दे रहे हैं, हम सब लोगों ने यहाँ पे मास्क पहना है, और जो आ रहे हैं उनको भी मास्क का पूरा बंदोबस्त किया है, सैनिटाइजर का बंदोबस्त किया है। और आने वाले समय में बाबा चाहेंगे तो कोरोना यहाँ से एकदम बीमारी चली जाएगी। बोल पूज्य बाबा मंगतराम साहिब की जय। पूज्य बाबा मंगतराम साहब की 58 वर्षी लॉकडाउन की वजह से नियमित रूप में मनाई जा रही है। संतों का डेरा पुण्यतिथि के हिसाब में है, तो नित्य नेम जो भी है वो खाली चालू ही है। सब भक्तों से निवेदन है जो बाबा जी को हम लोग भुला ना पाए हैं, उनको घर बैठे ही बाबा जी के याद करें और बाबा जी का दर्शन करें। और ये माध्यम से, समाचार के माध्यम से आप सबका शुभकामनाएं करते हैं, सब सुखमय हो, और ये जो बीमारी आई है उसको भी भगवान जल्द से जल्द दूर दे, हर घर में सुख शांति बनी रहे, यही बाबा जी से प्रार्थना है। और ये से कार्य पहले से पहला बनते रहे। सब प्रेमी हो, बोलो बाबा मंगतराम साहिब की जय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को कोरोना होने की जानकारी मिली है। उनका स्वास्थ्य उत्तम बताया जा रहा है। बता दें कि 2 महीने पहले उनके पिता ठाणे जिले के पालक मंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को भी कोरोना हो गया था और वे स्वस्थ होकर जनसेवा में फिर से जुड़ गए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये खबर। खुशखबर, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरियां। कैसे भरे फॉर्म, आइए जानते हैं। नौकरी को लेकर जो लोग चिंतित हैं, 10वीं कक्षा पास लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने का मौका आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती प्रक्रिया सैकड़ों लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करने वाली है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 24 फरवरी 2021 से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया की आखिरी तारीख 25 मार्च 2021 को है।
इस भर्ती के इम्तिहान 9 और 10 अप्रैल 2021 को होंगे। फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करें rbi.org.in पर। इन नौकरियों के लिए आपकी उम्र 18 से 25 के बीच होना अनिवार्य है। इन नौकरियों पर 10,940 से 23,700 रुपए तक की तनख्वाह है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कल्याण में बड़े जोर शोर के साथ 2 दिन पहले कोरोना सेंटर शुरू किया गया था। इस सेंटर में कार्यरत श्रीकांत मोहिते के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में विनय भंग की शिकायत दर्ज हुई है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। हा प्रकार असा आहे की महानगरपालिकेचं कोविड सेंटर जे लाल चौकीला आहे आर्ट गॅलरी म्हणून, तिथे एका महिलेचा विनयभंग झालेला आहे। तिथे एका वॉर्ड बॉयने त्या महिलेचा विनयभंग केलेला आहे आणि आता बाजारपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्यावर FIR दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। परंतु माझं म्हणणं एवढंच आहे की कोविड सेंटरमध्ये महिलांच्या वॉर्डमध्ये महिलाच त्यांच्या नर्स आणि महिलाच वॉर्डमध्ये असल्या पाहिजेत। तिथे हे पुरुष येऊन पुरुषांनी रात्री तिच्यावरती विनयभंग केला ही फार अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे। आणि महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये ज्या वेळेला असे कोणते कामासाठी वॉर्ड बॉय येतात, डॉक्टर येतात, तर यांची खात्री करून घेतली पाहिजे की हे कोण आहेत आणि असे पुन्हा असे गैरप्रकार झाले नाही पाहिजे। त्यासाठी इथल्या प्रशासनाने आणि इथल्या राजकीय व्यवस्थेनेही लक्ष दिलं पाहिजे आणि पुन्हा अशी कोणती घटना झाली नाही पाहिजे। आणि पोलिसांनाही आम्ही विनंती करतो की ह्या गुन्हेगारावरती कठोरात कठोर तुम्ही कारवाई केली पाहिजे। हे जे प्रकरण आहे त्या प्रकरणाची आम्ही चौकशी करू। त्या चौकशीमध्ये काय जे येईल त्याप्रमाणे आम्ही कारवाई करू। पुढे काय आहे ते माझ्या पण कानावर आता चाललेलं आहे की तिथे काहीतरी विनयभंगाचा प्रकार घडलेला आहे म्हणून त्याची आम्ही ते चौकशी करतोय। सर माझी सून ॲडमिट होती, तिला बाळ झालं। बाळ झाल्यानंतर बाळाचं ट्रीटमेंट घेतली, तो निगेटिव्ह निघाला आणि त्याची आई पॉझिटिव्ह निघाली। पॉझिटिव्ह निघल्यावर त्याला कोविड हॉस्पिटल बाजारपेठ इथं ॲडमिट केली। इथं ॲडमिट केल्यानंतर वॉर्ड बॉय म्हणून एक तुम्ही आहे कर्मचारी, त्यांनी अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला। परंतु असं निंदनीय बाब अशी आहे की महानगरपालिकेचं हॉस्पिटल आणि त्या हॉस्पिटलमध्ये नाना तऱ्हेचे वॉर्ड बॉय भरती केले जातात, कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने भरती केलेले जातात। ते नसायला पाहिजे। कमीत कमी लेडीज वॉर्डमध्ये लेडीजच वॉर्ड बॉय पाहिजे, लेडीजच हे डॉक्टर पाहिजे, लेडीजच सर्व ट्रीटमेंट पाहिजे, एवढंच सांगणं आहे। आणि असे अत्याचार होऊ नये इथून पुढं, एवढंच बोलणं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए एक नजर डालते हैं आज की अन्य घटनाओं पर। अहमदाबाद में साबरमती नदी में 3 दिन पहले कूदकर खुदकुशी करने वाली 23 साल की आयशा का पति राजस्थान के पाली से सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा ने सुसाइड से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। माता पिता से उसकी आखिरी बातचीत का भी वीडियो सामने आया, जिसमें आयशा ने पति पर शोषण का आरोप लगाया था। आयशा का पति आरिफ राजस्थान का जल्लौर का रहने वाला है। शनिवार को आयशा का वीडियो मैसेज वायरल हुआ था। इसके बाद गुजरात पुलिस जल्लौर में आरिफ के घर पहुंची तो घर वालों ने बताया कि वो शादी पे गया था और वहीं से कहीं चला गया। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। इसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को सोमवार रात पाली से अरेस्ट कर लिया गया। आयशा अहमदाबाद के रिलीफ रोड पर स्थित SV कॉमर्स कॉलेज के इकोनॉमी में LA कर रही थी। क्या कहें? साथ ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करती थी। उसकी शादी आरिफ से 6 जुलाई 2018 में हुई थी। 10 मार्च 2020 से आयशा मायके में रह रही थी। उसने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया था। मेरी बेटी आयशा हंसमुख थी, लेकिन निकाह के बाद से दहेज को लेकर उसकी जिंदगी नर्क बन गई। एक बार तो ससुराल वालों ने उसे 3 दिन तक खाना भी नहीं दिया। वो मुझ पर फोन पर अपनी परेशानी बताती थी, इसलिए आरिफ ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। किसी तरह आयशा ने अपने एक पड़ोसी से मोबाइल लेकर रात को अपने पापा को कॉल किया। पापा, ये लोग मुझे खाना नहीं दे रहे। लियाकत ने बताया कि इसके बाद तुरंत आयशा को उसके मायके ले आए और पति आरिफ ससुर, सास और उसकी ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कर दिया। आयशा ने अपने आखिरी वीडियो में मुझे इस मामले को वापस मांगने की मांग की थी, लेकिन मैं अपनी बेटी के हत्यारे को कभी माफ नहीं कर सकता। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज इस बारे में गुजरात बार काउंसिल के मेंबर गुलाब खान पठान का कहना है कि आयशा का केस बेहद दुखद है। कानून के अनुसार ये मामला IPC धारा 306 के अंतर्गत आता है। इसलिए मेरा मानना है कि आरोपी को सजा निश्चित होनी चाहिए। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो
प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह हूँ, बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ, बस काफ़ी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। श्रीराम चौक पर महानगर पालिका और पुलिस मिलकर बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कुछ लोगों की पुलिस कर्मचारी के साथ कहासुनी हो गई और मामला दर्ज कर लिया गया। हम अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं, इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए हमेशा मास्क पहने और नियमों का पालन करें। काल दुपारी विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनचे आमचे हवालदार आणि कॉर्पोरेशनचे अधिकारी आणि कर्मचारी श्रीराम चौकामध्ये मास्क न घातलेल्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करत होते। त्यावेळी एका मोटरसायकल चालकाला आमच्या हवालदारांनी थांबवलं। तो थांबला नाही, त्याला पुढे जाऊन हवालदाराने थांबवलं। त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली। मोटरसायकल स्वाराने सरकारी कामामध्ये अडथळा आणून आमच्या हवालदाराला शिवीगाळ केली आणि हे होत असताना त्यांनी त्याच्या दुसऱ्या एका साथीदाराला बोलून घेतलं की जो नंतर त्याचा भाऊ निघाला। त्या दोघं भावांनी सरकारी कामात अडथळा आणला आणि हवालदाराला शिवीगाळ केली म्हणून त्यांच्याविरुद्ध कलम 353 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यांना आज न्यायालयासमोर हजर केलं होतं। माननीय न्यायालयाने त्यांना जेल कस्टडीमध्ये घेतलेला आहे। नागरिकांना काय आव्हान करणार सतत प्रकार घडतात पोलिसांच्या? नाही, नागरिकांना मी हेच आवाहन करेन की नागरिकांनी कोरोना संदर्भात शासनाच्या सर्व गाईडलाईन्सचं पालन केलं पाहिजे। सोशल डिस्टन्सिंग असेल, मास्क असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी पाळल्या पाहिजेत, जेणेकरून पोलिसांबाबत गैरसमज होणार नाही आणि पोलिसांना त्यांनी सहकार्य केलं पाहिजे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शिवसेना के उपनेता ठाना जिला के महापौर विधायक स्वर्गीय अनंत वामन तरे को आठली गांव में कल्याण में दी गई भव्य भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आइए देखते हैं इसके कुछ अंश। 1996 साली रायगड येथे त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली। त्यावेळेस लोकांचं प्रेम इतकं की 2 लाख पासून महाराष्ट्र कोळी समाज संघामध्ये काम करून त्यांनी कोळी समाजाची धुरा सांभाळली आणि श्री एकविरा देवस्थानाचे अनेक वर्ष ते ट्रस्टी राहिले। धन्यवाद। एकविरा देवी धुल्याचा मंदिर आहे, तिथं 25,000चा मोर्चा होता। कोळी समाजाचा 25,000चा मॉप होता। त्या मॉपात म्हणजे या 25,099चे जे रीती शासनाने जो काम केलेलं आहे आजपर्यंत 99ला जे आपले कर्मचारी कामाला लागलेले आहेत त्यांच्यासाठी जातीच्या दाखल्यासाठी आम्ही कास्ट सर्टिफिकेटसाठी आणि काही विषयावरती तो मोर्चा काढला होता तुम्हाला सांगतो। पण त्या मोर्चावरती जो लाठी हल्ला केला पोलिसांनी, एक तिथला कार्यकर्ता आपला शहीद झाला, फटू कुवर म्हणून त्या मोर्चात आम्ही होतो। आम्हाला अक्षरशः मार खाल्ले आम्ही, साहेब लावती आम्ही इकडे तिकडे असे वेगवेगळे सगळे स्टेजवरनं कार्यकर्ते पलापल झाले। त्या टायमाला साहेबांना आतमध्ये टाकलं। असे खूप मोठे तुम्हाला आंदोलनं आम्ही केली। इथला असू द्या, अलिबागचा असू द्या, अलिबागला रेवसला तुम्हाला सांगतो या जेठीवरती आपल्या लोकांच्या कोलसा उतरवायला आले त्यावेळेला आपल्या महिलांवरती काय लाठीचार्ज केला पोलिसांनी, म्हणजे अशा खूप आंदोलनं आम्ही केलेली आहेत साहेबांच्या बरोबर। जसं भोईर साहेबांनी आता सांगितलं एकविरा देवीवरती एवढे साहेबांनी संघर्ष केला आपल्याला सांगतो। आपण बोलतो अध्यक्ष आपला होता, परंतु ती घटना ब्रिटिशकालीन घटना आहे। त्या घटनेची पूर्ण आपल्याला माहिती आहे। ब्रिटिशकालीन घटनेमध्ये महाराष्ट्रातले 2च मेंबर आहेत, 2 मेंबर आणि 9 मेंबर त्यांचे आहेत। गुरव पुजारी असे करून त्यांचे 9 कमिटीचे मेंबर आहेत। तर बहुमत आपण सिद्ध करू शकत नाही, पण ते साहेबच होते बहुमत सिद्ध करायला, त्यांना पूर्ण हे करायला एक साहेबच तसे होते। तुम्हाला सांगतो का आजपर्यंत साहेबांनी धर्माला आयोग पुण्यामध्ये किती हे केलं त्याचे आम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले साहेबांनी, त्यांच्या बरोबर असायचो आम्ही। त्याच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केस पहिली हे केल्यानंतर त्या उच्च न्यायालयाने आता 22 तारखेला निकाल दिला का जी जुनी टीम आहे ती टीम अध्यक्ष नेमेल आणि आपला दुर्भाग्य का आपला नेता गेला त्या दिवशी।
म्हणजे हे खूप अशी वाईट गोष्ट आहे आपल्याला. म्हणजे आनंदाची बातमी ऐकायला तो व्यक्ती जो अगदी लढत होता, जो झुंज देत होता देवीसाठी, बोलतो गड आला आणि सिंह गेला, हे प्रश्न असं झाल्यामध्ये तो गड आला परंतु आपला सिंह गेला त्या वेळेला. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. ठाणे जिले में 15 स्थानों के वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में दे रहे हैं जानकारी. देखिए इस खबर को. कोविड-19 महाराष्ट्र में टीकाकरण. ठाणे में 15 स्थानों पर उपलब्ध कोरोना वैक्सीन. एक क्लिक पर अस्पतालों की सूची. ठाणे में महत्वपूर्ण अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की व्यवस्था की गई है. देश के घर कोरोना निवारण टीकाकरण दूसरी चरण में 1 मार्च को शुरू हुआ. राज्य सरकार भी इस टीकाकरण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. महत्वपूर्ण शहरों में विभिन्न स्थानों पर कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था की गई है. ठाणे में महत्वपूर्ण अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में कोरोना टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई है. देश भर में टीकाकरण के दूसरे चरण को लागू किया जा रहा है. इस स्तर पर कोरोना वैक्सीन 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के साथ साथ 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी दी जाती है. हालांकि यदि आप कोरोना वैक्सीन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कोविन ऐप पर जाना होगा या कोविन के वेबसाइट पर जाना होगा और पहले पंजीकरण करना होगा. ठाणे में भी अधिकतम नागरिकों से टीकाकरण के लिए पंजीकरण करना और टीकाकरण में भाग लेने का आग्रह किया गया है. ठाणे में टीका कहाँ उपलब्ध होगा? आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र दादोजी कोंडदेव स्टेडियम. दूसरा ग्लोबल कोविड अस्पताल साकेत. तीसरा रिपोर्ट स्वास्थ्य केंद्र. चौथा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल रिपोर्ट. पांचवा रोजा गार्डनिया स्वास्थ्य केंद्र घोड़बंदर रोड. छठवा किसान नगर स्वास्थ्य केंद्र. सातवां लोकमान्य नगर स्वास्थ्य केंद्र. आठवां पोस्ट कोविड केंद्र माजीवाड़ा. नौवां वर्तनगर हेल्थ केयर सेंटर. 10वां शिलफाटा स्वास्थ्य केंद्र. 11वां कोपरी मातृत्व केंद्र. 12वां मनपा स्वास्थ्य केंद्र. 13वां मनोरमा नगर स्वास्थ्य केंद्र. 14वां गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र. 15वां कोसा स्वास्थ्य केंद्र. कोरोना वैक्सीन उपरोक्त सभी अस्पतालों के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्रों पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन इससे पहले आपको अपना नाम पंजीकृति करने की आवश्यकता है. ठाणे नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये टीकाकरण केंद्र दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. इन सभी केंद्रों पर एक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई है. आपकी देखरेख में कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है. इस बीच सोमवार को ठाणे क्षेत्र में 135 नए कोरोना रोग पाए गए और कुल 139 लोगों को कोरोना से ठीक किया गया. माजीवाड़ा मानपाड़ा से सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से उनकी देखभाल करने की अपील की है. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. तो ये था आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड. अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ. अगर आपके भी परिसर में कुछ घटित होता है जो आप पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें उसकी फुटेज भेज सकते हैं. धन्यवाद.